यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कोई भी एग्जाम हो, और जैसे इस समय 8, 9, 10 को यूपी कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, तो किसी भी एग्जाम में सबसे बड़ा रोल होता है करंट अफेयर्स का। सब्जेक्ट कोई कहीं नहीं जाने वाला है, मुगल साम्राज्य कभी भी पढ़ेंगे, वही चीजें पढ़ेंगे, हिस्ट्री, भूगोल, सब कुछ लगभग लगभग चीजें ना के बराबर चेंज होती हैं, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन करंट अफेयर तुरंत बदलता है। आज कोई और प्रमुख है, कल कोई और होगा। आज इस देश में कोई गया है, कल उस देश में जाएगा। आज इसके साथ समझौता है, कल उसके साथ हुआ है। तो आपको करंट पर बहुत पैनी नजर रखनी पड़ती है, और आयोग यहीं से आपका फायदा उठाता है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर पुराना करंट दे दिया था, उसका लिंक देखिए। लिंक माने वो चीज अभी तक क्या जीवित है या नहीं है। करंट हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। अगर थोड़ा भी चेंजिंग किसी भी सब्जेक्ट में हुआ और करंट का वो चीजें हैं, तो वो करंट में पूछा जाता है। इसका एक ही हल है कि आप करंट तो कोचिंग के माध्यम से तो पढ़िए ही, लेकिन किसी न किसी पेपर को लेकर के डेली उस पर भी एनालिसिस करना चाहिए। न्यूज देखने और मोबाइल देखने के अलावा पेपर का जो वन लाइनर पढ़ा जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपकी कोई चीज छूटने के ना के बराबर। हाँ, ये भी है कि पेपर में आप पढ़ते क्या है। अभी नहीं कि बीच वाला देख रहे हैं, बहू लेकर भागा, ट्रक पलटा, 4 मरे। एक व्यक्ति तो ये अभी हवा आया था उस दिन, ये तूफान आया था, तो 150 मीटर ऊपर उड़ गया था और छतरिये लेकर। तो ये सब न्यूज मत पढ़िए और इंटरेस्ट लीजिए। आपको एग्जाम देना है, ये सब न्यूज जैसे ही हो तो तुरंत पढ़ना, ऐसे पलटिए जैसे फट जाए किताब। और नया न्यूज देखिए जो देश दुनिया में कौन कहाँ गया है। जैसे देखिए ट्रम्प साहब कहाँ गए हैं, चीन गए हैं। मोदी जी कहाँ गए हैं, यूएई में, यूरोपीय देश के दौरे पर हैं। ईरान कह रहे हैं, ये यूएई गए हैं। उसके बाद आपका इटली और नॉर्वे, इन सभी देशों में जाने वाले हैं। इसके क्यों, तेल के चक्कर में। तो ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होगा। सब जो जितनी न्यूज है इस पर ज्यादा पैनी रखिए। भारत में होने वाला है। देखिए पहला न्यूज, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ये क्या बने, नए सीडीएस बने। सीडीएस बने चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। पहले कौन थे, बिपिन रावत, जो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, तो हादसे में मारे गए थे, वो पहला था। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों अगर पोस्ट मिला दिया जाए तो तीनों के जो प्रमुख होते हैं, जैसे नेवी के एडमिरल हुए, थल सेना के जनरल हुए, और ये तीनों को अगर सबसे बड़ा पोस्ट मिलाया जाए तो सीडीएस होता है। नया पद इजाद किया गया। वैसे तो कौन कौन है इसमें, एक चीज देखिए, बना कौन, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, ये क्या बने, नए सीडीएस। नए नौसेना प्रमुख कौन बना, कृष्णा स्वामीनाथन। वायुसेना वही पुराने व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी लिख दिए हैं ताकि तीनों एक जगह रहे तो आसान रहेगा। वायुसेना के उपेंद्र द्विवेदी, आपको पता होगा। थल सेना के अमरप्रीत सिंह, देखिए उल्टा हो गया ना भाई, इधर होना चाहिए। थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी हैं और वायुसेना के अमरप्रीत सिंह जनरल। चलिए कोई बात नहीं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लाहिरी। नए सदस्य कौन बना, गोवर्धन दास। नीति आयोग कब से लागू हुआ, 1 जनवरी 2015। पहले पंचवर्षीय योजना काम करता था, अब नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, श्री मोदी जी हैं। श्री मोदी जी जो कि देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिए, 2014 से लेकर 2026 तक, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर है प्रख्यात गीतकार प्रसून जोशी, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने। तमिलनाडु के नए सीएम, ये तो फिल्मी एक्टर हैं और 2 ही साल में इतनी बड़ी चीजें प्राप्त कर लिए कि कई अभिनेता सपना देखने लगे होंगे कि कहीं हम भी सीएम बन जाएं। यहाँ तक कि हम लोग भी, गुरु जी लोग कभी सोचते हैं कि हम लोग भी कुछ व्यवस्था बनाया जाए, क्या सीएम हम बन जाया जा सकता है। तो गुरु जी कह रहे हैं नहीं सर, बड़ा इस पे काम करना पड़ेगा। देखिए टीवीके का तमिलागा वेट्री कदगम, इनका फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है। असम में दोबारा ये बने हैं, बीजेपी तो यहाँ से 3 बार जीती है, लेकिन ये बने हैं दोबारा हेमंत बिस्वा शर्मा। इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था। पश्चिम बंगाल के शुभेंद्र अधिकारी। ममता बनर्जी, अगर केंद्र शासित प्रदेश को हटा दें, माने दिल्ली को हटा दें, तो पूरे भारत में एक ही महिला सीएम थी, वो भी अब नहीं है, माने चुनाव हार गई है इसलिए नहीं है। अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 31 मई को। 10 टीम है, ध्यान रहे, 19वां सत्र है आईपीएल का। और इस बार ऐसा लग रहा, हमको लग रहा है फिर से कहीं आरसीबी ना जीत जाए, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम तो एमआई है, जो कि पहले ही एलिमिनेट हो गई है। रोहित शर्मा को बाहर रखेंगे तो कहां से जीतेंगे लोग। हार्दिक पांड्या खुद नहीं खेल पा रहे हैं। फीफा विश्व कप 11 जून से स्टार्ट होगा, 19 जुलाई तक चलेगा, 16 शहर में और 3 देश में पहली बार हो रहा है। पहली बार 3 देश मेजबानी कर रहे हैं। अमेरिका के 11 शहर, मैक्सिको के 3 शहर, कनाडा के 2 शहर, 48 टीम, 6 ग्रुप।
भारत फीफा खेल ही नहीं पाता क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर पाता, इतना बड़ा देश और फुटबॉल के टीमें नहीं है। एक मोहन बागान है घुमा फिरा के पश्चिम बंगाल में, वही है। 14-15 मई भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा ब्रिक्स, BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। वैसे तो 10 देश हैं, UAE है, ईरान ये सब भी हैं, कजाकिस्तान, जितने भी हैं 10 हैं, लेकिन ये विदेश मंत्रियों की बैठक है। अगस्त सितंबर में जब बैठक होगी तो राष्ट्र प्रमुख लोग आएंगे, यही होगा। क्वाड भी इस बार यही होने वाला है, क्वाड की बैठक। उसमें 4 मेंबर हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और देखिए दोनों में, ब्रिक्स में आपका जैसे कि रूस और चाइना को एक तरफ रख दीजिए, ब्रिक्स में हम लोग हैं इंडिया के साथ, और इंडिया इधर भी अमेरिका के, दोनों अपोजिशन। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय गए भी हैं चाइना में, लेकिन इतना शर्त पे बात कर रहे हैं ये चाइना के प्रमुख शी जिनपिंग राष्ट्रपति की पहले ही लक्ष्मण रेखा खींच लिए थे कि इन मुद्दों पे बात मत करिएगा। एक बैरल बराबर 158.987 लीटर। बैरल इस समय खूब चर्चा में है, कच्चा तेल बैरल, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्रख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले एक्सपायर कर गई थी 12 अप्रैल को, वहां लिख दिए हैं 12, ये लिखा दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने 12,000 गीत गाए थे। लता मंगेशकर भी 10,000 से ऊपर गीत गाई थी, ये सभी भाषाओं को मिलाकर है। सोना चांदी खरीदना हुआ महंगा, आयात शुल्क 15% बढ़ा दिया गया। सोना, एक चीज आप लोग, मोदी जी कुछ दिन पहले आए थे और 2 दिन हुआ और बोले थे, मैसेज दिए थे कि ऐसा है आप लोग क्या करिए कि सोना चांदी मत खरीदिए, क्योंकि इसको हमको खरीदने में दूसरे देशों से डॉलर खर्चा करना पड़ता है। मेट्रो का इस्तेमाल करिए, किसानों से कहें कि सोलर एनर्जी का और खाद्य यहाँ के नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करिए, घूमने उमने मत जाइए, घर पे ही बैठकर होम पर काम करिए। ये सब चीज किए क्यों? क्योंकि तेल उल का चक्कर इस समय थोड़ा दिक्कत में है। वैसे तो आज UAE के साथ समझौता होने की गुंजाइश लग रही है, लेकिन ईरान का हार्मुज ये क्षेत्र में फंसा हुआ है, सभी तेल के जितने भी जहाज हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम है। ईरान और अमेरिका और इनकी चर्चा में बाकी देश जो है सब फंसे हुए हैं। लेकिन इसी में से एक उम्मीद है, जो मोदी जी इस समय गए हैं बाकी देशों के दौरे पर, खासकर UAE में, तो लग रहा है कि वहां काम बन जाएगा। देखिए क्या होता है। तो फिलहाल यही कहा गया। इसका कहने का मुल्क वो है क्या? क्योंकि हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं विदेशों से, वो हम लोग किस में खरीदते हैं? किस में खरीदते हैं? डॉलर में खरीदते हैं, अमेरिकी डॉलर। और अमेरिकी डॉलर से खरीदते हैं और सोना खरीद के घर में अलमारी में रख दे, बैंकों में ना रखें, तो हमारा सारा पैसा जो फिर हमारा जो डॉलर है वो इन्वेस्ट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, तो बकिया सामान के लिए कैसे काम होगा? इसीलिए बोला गया कि सोना थोड़ा कम खरीदो। भारत सरकार ने उस पर 15% अलग से आयात शुल्क भी लगा दिया है। तो जब देश खुद ही खतरे में है तो व्यक्ति को, और वैसे भी अगर देश खतरे में नहीं भी होता, फिर भी इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि अप्लाई आदमी को वैसे भी करना चाहिए। जैसे आने जाने में अगर आपको संभव हो तो पैदल रियल में चलना चाहिए। उससे चीजें क्या होती हैं, तेल ही नहीं बचता है कि पेट्रोल कच्चा तेल बच रहा है। स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, पर्यावरण के लिए भी ठीक है, थोड़ा काम आसान हो, जल्दी हो तो बात अलग है। तो कुछ चीजें तो इसमें वैसे भी की जा सकती हैं। खुद भी वो उनका जो अपना गाड़ी लेकर चलते थे उसमें भी कटौती हुआ है। कई राज्य सरकारों ने, यूपी सरकार ने भी 50% जो उनका मजबा चलता था उसको कटौती कर दिया है, तो कमी हुआ है। लेकिन थोड़ा और पहले होता तो और अच्छा होता, लेकिन फिर भी ठीक है। अगला न्यूज है, गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर ताल नदौर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आज 16 तारीख है, आज ही ये योगी जी गए हैं वहां पे। अब ये बनेगा 2027 तक। अभी मिट्टी उट्टी भराया है, 40% हुआ है। 29,000 दर्शक की क्षमता है यहाँ पे, 50 एकड़ में बना है और 392.94 करोड़ रुपए कुल खर्चा है। लगभग 50 की 60 करोड़ रुपए लगभग में पास भी हो गया, उतना मिल भी गया है, काम चल रहा है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया, आपको पता है हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय गेम है। IPL में सर्वाधिक शतक किसने बनाया? 9। अभी हाल ही में विराट कोहली ने बनाया 9वां शतक। और T20 की बात किया जाए, ये IPL से संबंधित नहीं है, अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच की बात हो रही है। उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का शतक है तो क्रिस गेल का है 22, इसके बाद 13 है बाबर आजम का। बाबर आजम का है 13। असम विधानसभा में UCC यूनिवर्सल सिविल कोड का मसौदा तैयार हो गया। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले UCC कहां लागू हुआ तो बताइएगा उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को, पहला ज्यादा पूछता है। गोवा और गुजरात में भी हो चुका है,
विवाह के लिए एज इसका एक निर्धारित हो, बहुविवाह, लिव इन रिलेशन और पुत्रियों को भी संपत्ति में अधिकार मिले, इस पर चर्चा की बात है। अच्छा है। पिछले वित्त वर्ष में 72 अरब डॉलर सोना का आयात हुआ था। आपको यह भी जानकारी दे दें कि सोना जो हम लोग खरीदते हैं 40% स्विट्जरलैंड से, उसके बाद अमेरिका करें यूएई और दक्षिण अफ्रीका और पेरू से बाकी गोल्ड को लिया जाता है। मीनाब 168 क्या है? ईरान हमले हुआ था, एक स्कूल में गिराया गया था। अभी देखिए विदेश मंत्री ब्रिक्स की बैठक हो रही है, ईरान भी उसमें शामिल है। तो ईरान और यूएई के मंत्री, विदेश मंत्री तो यहीं लड़ने लगे थे। रूस के जो विदेश मंत्री उन्होंने जाके शांत करा कर ये लड़ो मत। तो वहां पे हुआ था हमला, उसमें स्कूली बच्चे पर एक स्कूल था जिसपे बम गिराया गया, जिसमें 168 बच्चियां मर गई थी। तो तभी से वो जब भी जाते हैं तो एक आलोचना कहिए या फिर अपनी बातों को बड़े मंच पर रखने का वो तरीका कहिए, अपने जहाजों पर भी लिखे होंगे, आप ध्यान दिए होंगे, मीनाब 168। सोशल मीडिया पर भी इसकी चीजों खूब वायरल हो रहा है और यही उनका मुख्य उद्देश्य भी है। दुनिया का 1/4 थोरियम भारत के पास है। यूरेनियम का ही तो सारा झगड़ा है, थोरियम यूरेनियम के लिए वैसे भी जरूरी है, और यूरेनियम की बात हो रही है। ईरान बार बार अमेरिका कह रहा है ईरान से कि तुम अपना यूरेनियम मुझे दे दो, या यूरेनियम पर जो परमाणु काम रिसर्च कर रहे हो उसको खत्म करो। यही तो मेन कहानी है। ईरान उस पर अड़ा है कि मेरी कुछ शर्तों, इस पर तो कोई बात नहीं होगा, मतलब मैं ये नहीं दे सकता। उसी को लेकर के हार्मुज जो है आपका ब्लॉक किया हुआ है, और उस ब्लॉक की वजह से टोटल इधर का मिडिल ईस्ट का है या फिर इधर का जितने भी कंट्रियां हैं सब परेशान। क्या होता है, एक चीज और यहां जान लीजिए कि इसको थोड़ा सा वो कर लें। एक इस समय बात चल रहा है जल डमरू मध्य, जान लीजिए इसको अलग से एक वीडियो बनाना था, लेकिन एक देख लेते हैं इसी पे। जल डमरू मध्य क्या होता है? जैसे ये भारत का नीचे वाला हिस्सा है और ये श्रीलंका है, तो पाक जल डमरू मध्य इन दो देशों के बीच। डमरू माने जो शिव जी का डमरू नहीं है, तो डमरू में क्या होता है, एक इधर ऐसे बना होता है। उतना बढ़िया मेरा ड्राइंग नहीं है, लेकिन फिर भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ऐसे रास्ता है, माने एक तो संकीर्ण रास्ता, पतला रास्ता और दो भूभागों को जोड़ता हो। तो मान लीजिए इधर के एरिया है और इधर का एरिया है और ये वाला रास्ता है, तो इसको कौन कौन इससे जोड़ता है? अरब सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, जगह नहीं है इसलिए बोल दे रहे हैं, इसीलिए सब चीजों को जोड़ता है। इधरी से तेल होकर आना है और उस पर पहले ही ईरान कंट्रोल करके बैठा हुआ। पीछे के दरवाजे से ईरान का सपोर्ट कर रहा है चीन के साथ हमेशा है रूस, और अमेरिका है इधर और इजराइल है इधर। यूएई अलग ही है, माने यूएई के साथ वहां भी बम विस्फोट हुआ है, यानी यूएई और ईरान में भी अब पट नहीं रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री गए हैं यूएई। ईरान को तो बुरा लग ही रहा होगा, लेकिन हम लोग की अपनी समस्या है, माने तेल तो हमको चाहिए ही, तो हमको तो समझौता करना ही पड़ेगा, रास्ता निकालना ही पड़ेगा। कितना दिन इंतजार किया जाए, ऐसे ही फंसा रहेगा। तो विदेश मंत्री आए थे ये ब्रिक्स बैठक में वहां के ईरान के, तो 2-3 जहाज भी वहां से पास हुआ था, लेकिन वैसे काम नहीं ना होगा, ऊंट के मुंह में जीरा, सारे जहाज फंसे हुए हैं। तो भारत में तो ये भी कहा जा रहा है कि कोल एनर्जी पर भी काम किया जाए, लेकिन वो सब चीज लंबी प्रक्रिया है, समय लगेगा, लॉन्ग टर्म में प्रोसेस होगा, रास्ता निकाला जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को माने उसको बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन ये सब लंबी प्रक्रिया है, रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और भारत की अगर बात किया जाए तो अगर देखा जाए, भारत ब्रिक्स का हिस्सेदार है, क्वाड का भी हिस्सेदार है, और दोनों की बैठक इस साल भारत में ही होने वाली है। लेकिन भारत चीन, हम लोग का दुश्मन, मेन दुश्मन कौन है? अगर हम लोग की मेन दुश्मन की बात किया जाए तो हम लोग का चाइना है, पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश को भी कह सकते हैं क्योंकि वो भी पूर्वी पाकिस्तान है, यहां तक कि कभी कभी आंख तो आपको नेपाल और श्रीलंका भी दिखा देते हैं। तो जब इन देशों से है, रूस भी अगर आप चीन से युद्ध करते हैं तो रूस सपोर्ट करने वाला है नहीं, और अमेरिका तो किसी का नहीं है, वो तो अपने स्वार्थ में। पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो देखते ही वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होता है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ खड़ी करनी होगी, ये छोड़ना पड़ेगा कि ये इनसे हम ये सामान खरीदें, इनसे ये सामान खरीदें तो उनको बुरा लग जाएगा। हम लोग अपने स्किल पर काम कर रहे हैं। अग्नि 6 के लिए इसीलिए इस समय चर्चा भी हो रहा है, डीआरडीओ ने कह दिया है कि सर अग्नि 6 पर परमिशन दीजिए, हम बनाना चाहते हैं। वहां के डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत,
तो अग्नि 6 पर भी अगर सरकार हामी भर देती है तो उस पर भी, चूंकि बजट का खर्चा भी उस पर अच्छा खासा होगा। अग्नि 6 जो कि 10,000 से 12,000 14,000 तक की मारक क्षमता है। अभी हम लोग के पास अग्नि 5 है जो 5,000 तक की मारक क्षमता है, और अग्नि 6 पर अगर परमिशन मिल जाता है तो लगभग 60% चाइना का एरिया उसके जद में होगा। तो अपनी स्ट्रेंथ हमें खुद बनानी होगी। हमें अपना जहाज, अपनी डीआरडीओ, अपनी इसरो पर ज्यादा काम करना होगा। फिर देख रहे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में कौन किसके साथ है कोई नहीं क्लियर। अभी गए हम मोदी, ये ट्रंप साहब, और पहले ही वो बोल दिया है चाइना की ऐसा है सर, मुझे कुछ चीजों पर बात करना पसंद नहीं है, माने आप ज्यादा हार्मोज वाले मुद्दे पर उठाएंगे तो मैं आपके साथ हूं कि हाँ ये रोकना नहीं चाहिए, लेकिन पीठ पीछे तो ईरान के साथ सपोर्टे में है। लेकिन तेहरान मामले पे चर्चा नहीं करना चाहता है, चाइना के विकास नीति पर चर्चा नहीं करना चाहता है, अपने जो भी स्थलीय सीमांकन क्षेत्र है उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहता है। तो चर्चा करेंगे किस मुद्दे पे? 3 दिन भी बिता रहे हैं ट्रंप साहब। तो देखिए अभी निष्कर्षण क्या निकलता है। फिलहाल हम लोग अगले न्यूज पे आते हैं। देखिए अगला न्यूज वही है, पहले ये है, पांडिचेरी के सीएम है एन रंगास्वामी। डोनाल्ड ट्रंप, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, इसको भी देख लीजिएगा, और कितनी विधानसभा इससे पहले वाले वीडियो में बनाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप 3 दिवसीय यात्रा पे चीन है, 13 तारीख को, 13 मई से 15 मई। हरिवंश तीसरी बार बने राज्यसभा के उपसभापति और नॉमिनेट किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक व्यक्ति को तीसरी बार, माने इनको 3 बार, ये तीसरी बार बने हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है पता ही होगा, सीपी राधाकृष्णन। गेहूं का एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना है? 25.85। ध्यान रहे गेहूं एक रबी की फसल है, और यहां हम लिखे हैं धान समेत 14 खरीफ की फसल में धान आता है। ये अलग न्यूज, इसको लिख देना चाहिए था, यहां लिख दे रहे हैं 24 का पार्ट 1। ये 24वां न्यूज है, 24 का पार्ट 1 है। धान समेत 14 खरीफ फसलों में वृद्धि हुई। धान 2441 प्रति क्विंटल, ये सबका रेट है, सबको नहीं लिखे जगह। और मक्का का 2410 है, बाजरा का 2900, उड़द का 8200, दाल है रागी 5205, मूंगफली 7570 रुपए प्रति क्विंटल है सब। अच्छा, नीट पहली बार रद्द हुआ। 22 लाख अभ्यर्थी और उनके परिवार से गुणा कर दीजिए तो 80 लाख लोग बैठते हैं जो परेशान हो गए। नीट माने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, एनटीए इसका टेस्ट एग्जाम लेती है। और हाल ही में एक नया रिपोर्ट आया है, मैंने आज ही के पेपर में, कि 21 जून को दोबारा पेपर होगा, 15 मिनट बच्चों को एक्स्ट्रा दिया जाएगा। चॉइस सेंटर की उनको परमिशन है और उनसे फीस नहीं लिया जाएगा। लेकिन मुद्दा ही नहीं है कि बच्चों कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक कहाँ हुआ? 200 क्वेश्चन था, 140 क्वेश्चन लीक हो गया, सोच लीजिए 140। और बच्चे तैयारी, ये नीट की बात नहीं है कि नीट में हो गया, बहुत से एग्जाम आप देखते हैं, यूपी पुलिस इससे पहले वाला हुआ ही था, भगवान ना करें कि ये सब कोई लीक वाला मामला हो। एसआई में, माने कोई भी राज्य सरकार उठा लीजिए, केवल यूपी, भारत या सेंट्रल की बात नहीं रही, पेपर लीक होने से 3-4 चीजें बहुत ज्यादा नुकसान होती हैं। पहला ये होता है कि बच्चे का उमंग टूट जाता है। जिस भाव से इस साल हम पढ़े थे, कोई जरूरत नहीं है कि अगले साल भी हम उसी एनर्जी के साथ और वही सिचुएशन हमें प्राप्त हो। बच्चे अपने कम पैसे में, नीट का जो गरीब बच्चा होता है किस कंडीशन में तैयारी करता है, कैसे पैसा लाता है, सरवाइव करना 1 साल उसके लिए बहुत बड़ी बात है। सरकार तो बोल दे रही, तो कहिए दोबारा एग्जाम हो रहा है, लेकिन फिर भी स्पेस, किसी और भी एग्जाम की अगर बात करें जो लीक होता है उस पर पहले ही पाबंदी लगनी चाहिए। दूसरा है, एक तो ये है एनर्जी खर्च हो जाता है, और दूसरा लगता है कि भरोसा उठ जाता है कि करें क्या, बहुत से रास्ते बदल जाते हैं, कई बच्चे इसमें सुसाइड भी कर लेते हैं। तो जो बच्चा चला गया, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और कोई भी एग्जाम हो, किसी भी राज्य सरकार का हो, पहले ही उस पर इस भाव से बोर्ड को भी, एक तो अधिकारी उसके जो होते हैं पता नहीं कैसे मिल जाते हैं, कैसे लोगों से हो जाता है। अभी वही चुनाव हो या सरकार का कोई योजना हो तो देखते हैं बहुत पारदर्शी तरीके से काम हो जाता है, उसके लिए स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन बच्चों को कूड़ा कचरा की तरह करे तो फिर अइबे करेंगे, सब जाएंगे ये सब। ये भाव जो है, ये सोचने का तरीका गलत है। एक तो आप नॉर्मली एक चीज सोचिए, कक्षा 1 से लेकर बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, जिस व्यवस्था से पढ़ाई हो रही है, शिक्षा व्यवस्था में इतना ज्यादा पैसा लग रहा है और प्लेसमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं। बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, किस तरह की चीजें हो रही हैं, सही रूप से एनालिसिस किया जाए तो बच्चा बीए हो जाए, बीएससी हो जाए, बीकॉम हो जाए, या बीएड कर ले या बीटेक कर ले, या
मेडिकल सेक्टर में पढ़ ले, उसके बाद भी उतना परिपक्व नहीं होता है जितना उसको असल में होना चाहिए। सभी बच्चों की बात नहीं, लगभग 10-20% बच्चे इसमें ठीक निकलते हैं, 80% एवरेज बच्चे निकलते हैं, और 80 में से 40-50% अगर कहा जाए तो एकदम केवल डिग्री हाथ में होता है, बाकी कुछ नहीं होता। इसी के लिए वो लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग संस्थाओं से जुड़ते हैं, पैसा लगाते हैं, और जो पीछे नहीं पढ़े थे वो नए सिरे से पढ़ाई करते हैं, और उसमें भी वो पीछे का भर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे उम्मीद कर रहे हैं फिर लीक हो जाए। माने आपने ये भी लूटा था और आगे चलकर एग्जाम में भी लूट रहे हैं, और उसके बाद उसका भविष्य ढकेल दिए कि जा, और उसके बाद समाज उसको उपहास करे कि देखो ये ऐसे था वैसे था। फेलियर तो इसमें सरकार भी है, फेलियर तो इसमें संस्थाएं भी हैं, तो कैसे उस बच्चे को ही पूरी जिम्मेदारी दी जा सकती है? अपनी फेलियर दूसरे पर ढकेल लेना, इससे आप बच नहीं सकते। कोई अशिक्षित नहीं है इस टाइम, और इस हर चीज का सरकार हो या संस्थान हो या अधिकारी हो, उनको जवाबदेही बनता है। बहुत से एग्जाम में देखते हैं पता ही नहीं जाता है कि आंसर की का कितना मेरिट बना, क्या है, कैसे है, पता ही नहीं चलता है। एसआई एग्जाम में पेपर इतना आसान हो गया, होमगार्ड में इतना कठिन। माने होमगार्ड के पेपर कठिन बनाकर आप क्या दिखा देंगे? बच्चे को बहुत ही बेहतरीन अगर तैयार भी कर ले तो ड्यूटी तो होमगार्ड का ही करेगा। तो एक माने विचारधारा भी होता है। आप ये करिए, आप ये कर सकते हैं कि आप होमगार्ड ले रहे हैं या लेखपाल ले रहे हैं या कोई भी एग्जाम ले रहे हैं कि मैं तुमको 100 की जगह 500 सिलेबस दे दीजिए, लिख कर दे दीजिए। बच्चा ना पढ़े तब उसकी गलती है। सिलेबस 500 की जगह 1000 लिख दीजिए, डाटा में लिख दीजिए। खाली लिख देते हैं इतिहास भूगोल, अब पढ़िए और उसके बाद रिसर्च करके कि इसको परेशान करने वाला 10 क्वेश्चन लगा दो। कोई भी परेशान हो जाए, आप ही लोग बैठिए पेपर बनाया जाए, परेशान हो जाएंगे। तो भाव बदलना चाहिए। मेहनत करवाना है तो करवाइए, उस बच्चे को टॉपिक दे दीजिए कि 1000 टॉपिक है, 1500 टॉपिक है, तुमको इतने तय समय दे रहे हैं, हिम्मत है तो पढ़ लो, हम इसी में से पूछेंगे। ये चैलेंज होता है, और ये सही बच्चे का तब जाकर के निष्कर्षण निकलता है। मेरे पास सिलेबस हो कि मेरे पास 1000 सिलेबस है, 6 महीने का टाइम है, इसे मुझे समाप्त करना है, दिन रात बच्चा पढ़ेगा और ईमानदारी से एग्जाम लीजिए तो सही रूप से पढ़ेगा भी। अब अंधेरे में पढ़ रहा है और परेशान करने के लिए कुछ पेपर दे रहे हैं। सिलेबस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, उद्देश्य एक तरह से मजाक और उपहास करना हुआ। तो पढ़े लिखे समाज और अधिकारी अगर ये सोच रखते हैं तो किससे उम्मीद किया जाए? खुद आप सोचिए, अपने आप में अगर शीशा देखते होंगे तो शर्म लगेगा। चलिए ठीक है।